गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के कीवर्ड्स और इंट्रोडक्शन कराए थे, और उससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कल क्या कराए थे, मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी। कल का हमारा प्रीवियस क्लास का हमारा टॉपिक क्या था? एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया था हाफ एक्सरसाइज कल कराऊंगी, हाफ एक्सरसाइज आज रिवाइज कराऊंगी। आई होप जो कल मैंने आपको एक्सरसाइज रिवाइज की थी वो आपको समझ में आई होगी। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्वेश्चन 5th, एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। हमको एक्सप्लेन करना है कि वुड को जलाने पर और कट करने पर, किसमें? स्मॉल पीस में। वुड को बर्न करने पर और कट करने पर किसमें? स्मॉल पीस में। आर कंसिडर्ड एज टू टाइप्स, तो उसमें कौन से चेंज होते हैं? दो टाइप के चेंज होते हैं। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, इसमें दो टाइप के चेंज होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था फिजिकल एंड केमिकल चेंज होते हैं। टाइप्स के चेंज कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल। कितने होते हैं बेटा? टू टाइप के। कौन कौन से? फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल चेंज में तो क्या होता है? कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता। उसमें क्या होता है? सिर्फ शेप, साइज, कलर, स्टेट में जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है वो क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। वापस से क्वेश्चन एक बार देखो। एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। हमको वुड दी जाती है, उसको बर्न भी करना और कट भी करना है, तो कौन से टाइप के चेंज होंगे वो हमको एक्सप्लेन करना है। हम देखते हैं कि जब हम वुड को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो ऐश में चेंज हो जाती है। किसमें? बबूत में, ऐश में चेंज हो जाती है। किसमें चेंज होती है बेटा? ऐश को हिंदी में बोलते हैं राख। राख में चेंज हो जाती है, तो वो क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। जब हम लकड़ी को काटेंगे, किसमें? पीस को कट करेंगे, पीस को कट करने के बाद देखेंगे कि उसमें न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। कितने टाइप्स के चेंज पाए गए यहाँ पे? टू टाइप्स के। कौन कौन से? फिजिकल और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कब हुआ? जब हमने उसको बर्न किया, बर्न करने पे ऐश में चेंज हो गया। किसमें? राख में चेंज हो गया। राख में चेंज हो गया तो क्या एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। और जब हम लकड़ी को कट करते हैं, किसमें? पीसेस में, तो हम देखते हैं कि उसका कोई न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन उसका शेप और साइज चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। क्वेश्चन 5th आपको समझ में आया? क्वेश्चन 5th का आंसर था बेटा, बर्निंग ऑफ वुड इज अ केमिकल चेंज वेयर्स कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस इज अ फिजिकल चेंज। When we burn wood, it turns into ash, which is a new substance and cannot be reverted back to its original form. Hence, it is a chemical change, while cutting the wood into small pieces is a physical change, as no new substance is formed, only size and shape is changed. क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ इसमें साइज और शेप चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। क्वेश्चन 5 तो आपको अच्छे समझ में आया। क्वेश्चन 5 क्या था? हमको एक्सप्लेन करना था कि वुड को बर्न करने पे और कट करने पे कौन से चेंजेस हो गए। तो मैंने आपको बताया था वुड को बर्न करना तो केमिकल चेंज और कटिंग करना फिजिकल चेंज। एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे हम? जब हम वुड को बर्न करते हैं, क्या जलाते हैं, तो वो किसमें? ऐश में चेंज हो जाता है, राख में चेंज हो जाता है। हम उसको वापस से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल चेंज। जब हम वुड को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं हो रहा है, तो क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ शेप और साइज चेंज हो, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। क्वेश्चन 5 क्लियर? क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। हमको डिस्क्राइब मीन्स व्याख्या करनी है।
हाउ क्रिस्टल, किस तरीके से क्रिस्टल को ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। अब किस तरीके से कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करोगे, कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल के रूप में किस तरीके से प्रिपेयर करोगे। क्रिस्टल मीन्स क्रिस्टलाइजेशन, मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन में बताया था। इम्प्योर सब्सटेंस में से प्योर सब्सटेंस को क्रिस्टल के रूप में ऑब्टेन करना, सॉल्यूशन में से इम्प्योर सब्सटेंस में से प्योर सब्सटेंस को क्रिस्टल के रूप में ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, क्रिस्टल को किसके रूप में निकालना है, कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल के रूप में डिस्क्राइब करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें कितने स्टेप है बेटा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ, 6 स्टेप है इसमें। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अ कप फुल ऑफ वाटर इज टेकन इन अ बीकर, हम बीकर में क्या करेंगे, एक कप भर के पानी लेंगे, एक कप फुल कप पानी का बीकर में डालेंगे। उसके बाद हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। सेकेंड स्टेप है हमारा, जब हम कंटेनर बीकर में एक कप पानी ले लेंगे तो उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम उसको हीट करेंगे, थर्ड स्टेप क्या है, हीट करेंगे, हीट करेंगे तो पानी बॉयल होगा, बॉयल करते टाइम हम कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे, किसका डालेंगे, कॉपर सल्फेट का थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालेंगे। जब स्मॉल अमाउंट में कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करेंगे तो उसको स्ट्रिंग करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे। जब हम उसमें इतना पाउडर ऐड करेंगे कि डिज़ोल्व ना हो पाए तो वो क्या, कौन सा, वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने प्रीवियस क्लास 6 में पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें डिज़ोल्व ना हो सके, वह अमाउंट जिसमें डिज़ोल्व ना हो सके वो क्या कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम इतना ऐड करेंगे कि वो डिज़ोल्व ना हो सके, किसको, कॉपर सल्फेट के पाउडर को, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम उसको फिल्टर करेंगे, छान लेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको ठंडा रखेंगे, कूलिंग करने के लिए कुछ टाइम तक देखेंगे। कुछ टाइम बाद देखेंगे कि हमको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के रूप में बॉटम में पाया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने, बीकर में एक कप पानी लिया, एक कप पानी के साथ हमने क्या ऐड किया, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करने के बाद हमने जब उसको हीट किया, जब वो बॉईल हुआ तो बॉइलिंग करते टाइम क्या डाला हमने, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल स्मॉल अमाउंट में कॉपर सल्फेट का पाउडर। जब कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते गए तो उसको स्ट्रिंग करते गए, हिलाते गए। हिलाने के बाद हम उसमें इतना उसमें डाल देंगे कि डिज़ोल्व ना हो पाए तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, छानेंगे, छाने के बाद उसको ठंडा रखेंगे। कुछ टाइम बाद देखेंगे कि हमको कॉपर सल्फेट क्रिस्टल के रूप में ऑब्टेन्ड होगा। समझ में आया आपको मैंने किस तरीके से स्टेप्स क्लियर किए, एक बार वापस से देखो। क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस इज एज फॉलोज। फर्स्ट, अ कप फुल ऑफ वाटर इज टेकन इन अ बीकर। Step second, few drops of dilute sulfuric acid is added to it. Third, water is heated. When it starts boiling, copper sulfate powder is added slowly while stirring it continuously. Step 4, continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. This solution is called saturated solution. Step 5, filter the solution and allow it to cool undisturbed for few hours. On cooling, crystal of copper sulfate is seen at the base of the solution. हमको लास्ट में सॉल्यूशन के बेस में क्या दिखाई देगा बेटा, कॉपर सल्फेट का पाउडर दिखाई देगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों में एक्सप्लेनेशन करना है किस तरीके से हमको क्रिस्टल के रूप में कॉपर सल्फेट मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू, किसके थ्रू मिलेगा बेटा, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हमें क्रिस्टल के रूप में ऑब्टेन्ड होगा। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम फुल कप पानी का बीकर में डालेंगे, उसके बाद कुछ बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, जब उसको हम हीट करेंगे और जब वो बॉईल होने लगेगा, उबलने लगेगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें स्लो धीरे धीरे करके कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करेंगे। जब हम उसको ऐड करते टाइम उसको कंटिन्यूसली स्ट्रिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप, हम उसमें इतना डिज़ोल्व करेंगे कि वो इतना पाउडर डालेंगे कि डिज़ोल्व ना हो पाए, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हम उसको फिल्टर करने के बाद उसको बिना डिस्टर्ब के 24 आवर्स तक
कितनी देर तक बेटा? ओनली 4 आवर्स तक ठंडा होने के लिए रख लेंगे। तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि हमको सॉल्यूशन के बेस में क्रिस्टल के रूप में कॉपर सल्फेट ऑब्टेन होता है। क्लियर क्वेश्चन 5th एंड क्वेश्चन 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम रस्टिंग। हमको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है हाउ किस तरीके से पेंट ऑफ एन आयरन गेट मतलब लोहे के गेट में प्रिवेंट रक्षा करता है किससे? रस्टिंग से। आयरन के ऊपर पेंट करने से वो किस तरीके से रस्टिंग से रक्षा करता है, मतलब जंग लगने से रक्षा करता है। मैंने आपको बताया था जब हम आयरन के ऊपर पेंट कर देते हैं या जिंक क्रोमियम की लेयर कर देते हैं तो वो रस्टिंग मतलब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता, इसलिए रस्टिंग से बचने के लिए हमें पेंट करना चाहिए। इसका आंसर क्या था बेटा? व्हेन एन आयरन सरफेस इज पेंटेड आयरन डज नॉट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर और मॉइस्चर। पेंट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एंड प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ आयरन टू द एटमॉस्फेयर सिंस एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग सो आयरन डज नॉट गेट रस्टेड इफ पेंटेड। आंसर है इसका, अगर हम आयरन के ऊपर पेंट की लेयर कर देते हैं, क्या परत कर देते हैं, तो हमको पता है कि एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब एयर और मॉइस्चर मतलब हवा और नमी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा? उसको रस्टिंग भी जंग भी नहीं लगेगी। यदि हम उस पर पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसको जंग लग जाएगी। इसलिए प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है? वो हवा और नमी के कांटेक्ट में, एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता, जिससे कि रस्टिंग नहीं होती, उसके ऊपर जंग नहीं लगती है। क्वेश्चन 7 आपको क्लियर हुआ? क्वेश्चन 7 वापिस से रिपीट कर रही हूँ। एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आप किस तरीके से प्रिवेंट्स करते हैं पेंट रस्टिंग से बचने के लिए? क्योंकि जब हम जंग के ऊपर पेंट करते हैं तो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता। जब एयर एंड मॉइस्चर कांटेक्ट में नहीं आएगा तो जंग रस्ट नहीं लगेगी। यदि हम उसके ऊपर पेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके वो रस्टिंग हो जाएगा। क्लियर क्वेश्चन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। एक्सप्लेन करना है हमको, व्याख्या करनी है व्हाई रस्टिंग जंग क्यों लगती है लोह के पदार्थों पर। लोह के पदार्थों पर जंग क्यों लगती है? कहाँ पे? इस फास्टर इन तेजी से कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज के बेटे बोलते हैं हिंदी में तटीय क्षेत्र। देन इन डेजर्ट। डेजर्ट के बजाय कोस्टल एरियाज में रस्टिंग जल्दी क्यों लगती है? मैंने आपको बताया था कोस्टल एरियाज, हमको नेम से पॉइंट हो रहा है तटीय क्षेत्र, जहाँ पे क्या होता है? एयर एंड मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। रस्टिंग के लिए क्या होता है? जंग लगने के लिए यही चीज़ की आवश्यकता होती है, हवा और नमी के। एयर एंड मॉइस्चर की कहाँ पे ज़्यादा अमाउंट होगा? कोस्टल एरियाज में। कोस्टल एरियाज में क्या होगा? एयर एंड मॉइस्चर का ज़्यादा अमाउंट होगा। ज़्यादा अमाउंट होगा तो यहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा लगेगी। किसके बजाय? डेजर्ट के बजाय। बिकॉज डेजर्ट में क्या होता है? एयर एंड मॉइस्चर कमी होती है। एयर ड्राई और एयर कम होती है, मॉइस्चर कैसा होता है? ड्राई होता है, सूखा होता है, शुष्क होता है यहाँ का जो क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे जंग कम लगती है। आंसर क्लियर हुआ? एक्सप्लेन करना था हमको कि कोस्टल एरियाज में ज़्यादा रस्टिंग क्यों होती है डेजर्ट के बजाय, क्योंकि डेजर्ट में कम क्लाइमेट कैसा होता है? शुष्क होता है, ड्राई होता है, जबकि कोस्टल एरियाज का कैसा होता है? एयर एंड मॉइस्चर वाला होता है। इसलिए कोस्टल एरियाज में जल्दी जंग लगती है, किसके बजाय? डेजर्ट्स के बजाय। आंसर है इसका, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज हाई इन कोस्टल एरियाज, hence iron objects get both air and water for rusting. On deserts the air is dry and there is no water or moisture in the air, hence rusting does not take place as fast as in coastal areas. इस तरीके से कोस्टल एरियाज में जल्दी से जंग नहीं लगती है। समझ में आया आपको? किस तरीके से मैंने आपको इसका एक्सप्लेन किया? कोस्टल एरियाज में एयर एंड मॉइस्चर की क्वांटिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसके बजाय? डेजर्ट के बजाय। तो इसलिए ज़्यादा जंग लगने के कहाँ पे चांसेस हैं? कोस्टल एरियाज में। डेजर्ट में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का एयर एंड मॉइस्चर का अमाउंट कैसा है? ड्राई है, और क्लाइमेट कैसी है इसकी? ड्राई है, इसलिए यहाँ पे रस्टिंग के लगने के चांसेस बहुत कम है। क्वेश्चन 5 क्लियर हुआ? वापिस से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन 5 है आपका, एक्सप्लेन
Why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes? हमको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से वुड को बर्न करने पर और कटिंग करने पे दो टाइप के चेंज होते हैं। तो मैंने आपको आंसर बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम वुड को बर्न करेंगे, क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे। जलाने के बाद हमको पता है कि वो राख में चेंज होता है, किसमें, ऐश में चेंज हो जाता है। जब ऐश में चेंज हो जाएगा तो क्या न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म किस में होता है, केमिकल चेंज में। तो यह क्या कहलाएगा, फर्स्ट तो चेंज क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। सेकेंड, जब हम वुड को स्मॉल पीसेस में कटिंग करते हैं, कट करते हैं स्मॉल पीसेस में, हम देखते हैं इसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्म नहीं हो रहा, बट शेप और साइज चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज। इसमें दोनों चेंजेस है, कौन कौन से, केमिकल और फिजिकल। केमिकल चेंज तो क्या होता है, वह चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होता, वो क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज। क्लियर क्वेश्चन फिफ्थ अच्छे से। क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर। अब किस तरीके से कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल के रूप में ऑब्टेन्ड करोगे, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस में से सॉल्यूशन में, इम्प्योर सब्सटेंस में से प्योर सब्सटेंस के रूप में, क्रिस्टल के रूप में ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम बीकर में 1 कप पानी लेंगे। सेकेंड स्टेप, इसमें 2-3 बूंदे मतलब फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप, जब हम इसको ऐड करने के बाद उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, और जब वो बॉईल होने लगेगा, उबलने लगे, तो क्या करेंगे, उसमें स्मॉल अमाउंट में कॉपर सल्फेट पाउडर का ऐड करेंगे। जब ऐड करने के बाद उसको डिज़ोल्व करते जाएंगे और स्ट्रिंग करते जाएंगे कंटिन्यूसली, मतलब घोलने के लिए उसको हिलाते जाएंगे लगातार। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब उसमें इतना पाउडर ऐड करेंगे कि डिज़ोल्व नहीं हो पाए, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि प्रीवियस क्लास 6 में आपने पढ़ा था सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वह सॉल्यूशन जिसको इतना पाउडर ऐड कर दो कि डिज़ोल्व ना हो पाए, तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद हम उसको फिल्टर करेंगे एंड 4 आवर्स के लिए उसको ठंडा करेंगे बिना डिस्टर्ब किए। फिर उसको हम देखेंगे कुछ टाइम बाद सॉल्यूशन के बेस में हमको क्रिस्टल के रूप में कॉपर सल्फेट ऑब्टेन होता है। क्लियर क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन के ऊपर पेंट करने से रस्टिंग से कैसे बचते हैं, प्रिवेंट कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था आयरन के ऊपर पेंट करने से एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता। किसके कांटेक्ट में नहीं आता बेटा, एयर एंड मॉइस्चर के। जब एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रस्टिंग नहीं होगी। अगर हम उसके ऊपर पेंट नहीं करेंगे और वो एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस पर जंग जल्दी से लग जाती है। इसलिए प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, पेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स। कोस्टल एरियाज में जंग क्यों लगती है, किसके बजाय, डेजर्ट के। क्योंकि कोस्टल एरियाज की क्लाइमेट कैसी होती है, एयर एंड मॉइस्चर हाई पाया जाता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे जंग जल्दी लगती है, फास्ट लगती है। किसके बजाय, डेजर्ट के बजाय। डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई होता है, इसलिए वहाँ की हवा जो कैसी होती है, शुष्क होती है, मॉइस्चर में भी नमी मॉइस्चर बहुत कम होता है वहाँ का, तो इसलिए वहाँ पे जंग के चांसेस कम होते हैं। किसके बजाय, कोस्टल एरियाज के बजाय। आज की क्लास में हमने चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की जो हमारी एक्सरसाइज कल रिवाइज की थी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने आज रिवाइज की। आई होप आपको कल का टॉपिक और आज का क्लासेस का जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिवाइज किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।